ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था सीपीयू स्केजुलिंग क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी थी, और कुछ सीपीयू स्केजुलिंग से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज थी वो हमने डिस्कस की थी। आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिथम। हम इन एल्गोरिथम को देखेंगे कौन कौन से सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिथम है, उनको डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिथम कौन कौन से हैं। हमारे पास जो पहला स्केजुलिंग एल्गोरिथम है वो है कम फर्स्ट सर्व फर्स्ट, यानी FCFS इसको। दूसरा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग। तीसरा है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, प्रायोरिटी स्केजुलिंग, राउंड रॉबिन स्केजुलिंग और मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग। इनको डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग, इसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं FCFS, यानी FCFS का ये एक फुल फॉर्म जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग है। ये बहुत आसान और सिंपल सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम के अंदर जो रिक्वेस्ट पहले आती है सीपीयू के पास, सीपीयू उसी रिक्वेस्ट को पहले लेता है और उसको पहले एग्जीक्यूट करता है। जो बाद में रिक्वेस्ट आएगी उसको बाद में सीपीयू मिलेगा। हम यूं कह सकते हैं कि ये वो मेथड यूज करता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा पहले पाएगा। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू के साथ मैनेज करता है, और जो पहले जॉब आएगी उसको पहले एलोकेशन होगी सीपीयू की, जो बाद में आएगा उसको बाद में एलोकेशन होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मेथड कि ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव स्केजुलिंग एल्गोरिथम दोनों को ऑफर। इसके अंदर जो जॉब्स पहले आती हैं वो पहले सर्व होती हैं, जो जॉब्स बाद में आती हैं उनको बाद में सीपीयू को एलोकेशन होती है। ये इजी टू इम्प्लीमेंट है, इसको यूज करना बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन इस एल्गोरिथम की जो परफॉर्मेंस है इस मेथड की वो पुअर है, वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो वेट करना पड़ता है प्रोसेस को वो हाई है। वेटिंग टाइम इसका हाई है। अगर कोई बड़ा प्रोसेस आ जाता है वो तो काफ़ी टाइम लेगा, तो जो पीछे शॉर्ट प्रोसेस होंगे फिर उनकी बारी लेट आएगी। इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो लो होती है, क्योंकि इसको वेटिंग टाइम ज़्यादा हो सकता है। इसको हम देखते हैं कि इसका वेटिंग टाइम निकालते कैसे हैं। कम फर्स्ट सर्व के लिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रोसेस P1, P2, P3 और P4 है। ये 4 प्रोसेस हैं और उसका बस्ट टाइम याद दिया हुआ है। बस्ट टाइम क्या होता है ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर देख के आए हैं कि किसी भी प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है, जितनी देर वो एग्जीक्यूशन के लिए लेता है, वो जो टाइम उसको रिक्वायर होता है एग्जीक्यूट करने के लिए, वो उसका बस्ट टाइम कहलाता है। उसको रन टाइम भी कहते हैं या उसको एग्जीक्यूशन टाइम भी कहते हैं। प्रोसेस 1 का एग्जीक्यूशन टाइम है 21, प्रोसेस 2 का एग्जीक्यूशन टाइम है 3, प्रोसेस 3 का 6 और प्रोसेस 4 का एग्जीक्यूशन टाइम है 2। अब इसका एक गैंट चार्ट बना लेते हैं। अब जब अराइवल हुआ तो ये प्रोसेस 1 0 पे हुआ, यानी अराइवल टाइम इसका 0 था, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन टाइम कितना 21, ये 21 ही लेगा। उसके बाद प्रोसेस 2 आ गया। प्रोसेस 2 में क्या हुआ कि उसका बस्ट टाइम था 3। अब यहां से प्रोसेस 2 स्टार्ट हुआ है, इस 21 में 3 ऐड किए तो इसका बस्ट टाइम यहाँ पे 24 तक आ गया। यानी इसका ये जो है ये फिनिश टाइम होगा। यहाँ पे अराइवल टाइम 21 हुआ, इसने बस्ट टाइम जो एग्जीक्यूशन टाइम था वो 3 लिया और इसका फिनिश टाइम हो गया 24 प्रोसेस 2 का। अब प्रोसेस 3 24 से आगे आया, इसका एग्जीक्यूशन टाइम था 6, 24 में 6 ऐड हुए तो इसका जो फिनिश टाइम था वो हो गया 30। यहाँ पे प्रोसेस 3 फिनिश हुआ 30 पे। आगे प्रोसेस 4 आ गया। प्रोसेस 4 का एग्जीक्यूशन टाइम था 2। अब 30 में 2 ऐड हुए तो ये इसका जो फिनिश टाइम हो गया वो टोटल 32 हो गया। अब इसका वेटिंग टाइम निकालते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है कि हम जितना भी उसका प्रोसेस का अराइवल टाइम होता है उसको काउंट कर लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 का जो वेटिंग टाइम है वो 0, क्योंकि 0 पे ही वो आया, इसका वेटिंग टाइम 0 हो गया। अब प्रोसेस 2 आया 21 से स्टार्ट, यानी इसको 21 तक वेट करना पड़ा। इसका जो वेटिंग टाइम क्या हो गया 21। प्रोसेस 1 क्योंकि इसका जो फिनिश टाइम था प्रोसेस 1 का वो 21 था। प्रोसेस 2 0 पे ही आया था लेकिन उसको वेट करना पड़ा कितना 21 तक वेट करना पड़ा, इसका वेटिंग टाइम हो गया 1। उसके बाद प्रोसेस 3 आया। प्रोसेस 3 भी 0 पे अराइवल टाइम था लेकिन उसको 24 तक वेट करना पड़ा क्योंकि पहले 2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे थे। प्रोसेस 2 का फिनिश टाइम 24 था, यहां से प्रोसेस 3 स्टार्ट हुआ है और यहां पे इसका वेटिंग टाइम हो गया 24, ये 24 आ गया। उसके बाद प्रोसेस 4 आया। प्रोसेस 4 का वेटिंग टाइम था 30
और यहाँ पे 30 आ गया। हमने इन सब का जो वेटिंग टाइम था उसको ऐड कर लिया। प्रोसेस 1 का 0 वेटिंग टाइम था, प्रोसेस 2 का 21, प्रोसेस 3 का 24 और प्रोसेस 4 का 30। तमाम को ऐड किया। ये 4 टोटल प्रोसेस थे। ऐड करने के बाद इसको 4 पे डिवाइड कर दिया। जब इसको डिवाइड करेंगे टोटल तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम निकला है, वो है 18.75 ms मिली सेकंड। यानी कि हम इस तरह हर जितने भी एल्गोरिथम उनका वेटिंग टाइम इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग। ये दूसरे नंबर वाला है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग क्या करता है? लास्ट टाइम हमने देखा था कि उसके अंदर अगर बड़ा प्रोसेस आता है जिसका बस टाइम ज़्यादा था, अगर वो पहले आ जाता है तो पीछे जो उसके बाद आने वाले प्रोसेस हैं उनको काफ़ी देर वेट करना पड़ता है। जब वो वेट करते हैं तो फिर एवरेज वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि वेटिंग टाइम को कैलकुलेट ऐड करने के बाद ही एवरेज वेटिंग टाइम निकाला जाता है। तो फिर उन प्रोसेस को काफ़ी देर वेट करना पड़ता है। फिर एक और स्केजुलिंग एल्गोरिथम निकाला गया जिसका नाम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट रखा गया, यानी जो शॉर्ट प्रोसेस थे उनको पहले एग्जीक्यूट किया जाता था। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग वर्क ऑन प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट बस टाइम। जिनका बस टाइम शॉर्ट होता है या ड्यूरेशन जिनकी कम होती है उनको पहले लिया जाता है और उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू मिनिमाइज वेटिंग टाइम। इसका वेटिंग टाइम कम होता है क्योंकि जो शॉर्ट वाले होते हैं जिनका बस टाइम शॉर्ट होता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए प्रोसेस को काफ़ी देर वेट नहीं करना पड़ता। उनका जो वेटिंग टाइम वो कम निकलता है। वेटिंग टाइम को जब ऐड किया जाता है वो कम होते हैं चूंकि पहले, इसलिए एवरेज वेटिंग टाइम फिर जब कैलकुलेट किया जाता है तो वो फिर डेफिनेटली मिनिमाइज निकलता है, कम होता है, इसलिए ये उसके लिहाज से बेहतर है। ये 2 टाइप्स क्या है इसमें, यानी नॉन प्रिम्प्टिव भी होते हैं और प्रिम्प्टिव भी होते हैं। अब देखते हैं नॉन प्रिम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर क्या होता है। हमारे पास इसमें 4 प्रोसेस हैं और उनका बस टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, यानी एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पर दिया। प्रोसेस 1 का 21 है, प्रोसेस 2 का 3 है, प्रोसेस 3 का 6 है और प्रोसेस 4 का 2 है। अब हम इसको देखते हैं इसका गैंट चार्ट कैसे है। अब इसका अराइवल टाइम प्रोसेस 1 का देखें, यहाँ पर हमने देखे कि जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाले हैं उनको हमने पहले देखना है। अगर देखा जाए तो जिसका बस टाइम सबसे कम होगा पहले वो एग्जीक्यूट होगा। इनमें देखें बस टाइम सबसे कम का 2 है और 2 किसका है? प्रोसेस 4 का है। सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा P4, यानी प्रोसेस 4 पहले एग्जीक्यूट होगा। इसका अराइवल टाइम 0 और इसका जो फिनिश टाइम होगा वो क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि इसका बस टाइम 2 है, ये 2 लेगा बस टाइम टोटल और इसका फिनिश टाइम क्या होगा? 2 आ गया। उसके बाद फिर छोटा देखते हैं किसका बस टाइम सबसे कम है, एग्जीक्यूशन टाइम 3 है। यहाँ पर किसका है? वो प्रोसेस 2 का है। प्रोसेस 2 का एग्जीक्यूशन टाइम टोटल 3 है, तो ये फिर इसके बाद प्रोसेस 4 के बाद प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर प्रोसेस 2 आ गया। अब यहाँ से 2 पहले का फिनिश टाइम था और इसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम 3 होगा, इन दोनों को ऐड किया तो 5 हो गया, यानी प्रोसेस 2 का फिनिश टाइम क्या होगा? 5 होगा। उसके बाद एग्जीक्यूशन टाइम 6 है कम, वो प्रोसेस 3 का है। इसका मतलब प्रोसेस 2 के बाद प्रोसेस 3 एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर। अब प्रोसेस 3 का कितना बस टाइम है? वो 6 है। यहाँ पे जो वेटिंग टाइम है उसमें हमने 6 को ऐड किया, वो 11 हो गया, यानी प्रोसेस 3 का फिनिश टाइम क्या होगा? 11। उसके बाद आखिर में प्रोसेस 1 रह जाता है। प्रोसेस 1 का टोटल एग्जीक्यूशन टाइम है 21, तो इसका प्रोसेस 3 का फिनिश टाइम 11 था, इसमें 21 ऐड हुआ तो ये 32 हो गया प्रोसेस 1 का फिनिश टाइम। अब हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं। हमने लास्ट में देखा था लास्ट स्लाइड के अंदर कि वेटिंग टाइम किस तरह, एवरेज वेटिंग टाइम किस तरह निकालते हैं कि जितने भी वेटिंग टाइम होते हैं प्रोसेस के उन सबको ऐड कर देते हैं और टोटल प्रोसेस जितने होंगे नंबर ऑफ प्रोसेस पे डिवाइड करते हैं। तो देखें प्रोसेस 4 का वेटिंग टाइम कितना है? 0। प्रोसेस 2 का वेटिंग टाइम कितना है? 2। प्रोसेस 3 का वेटिंग टाइम कितना है? 5। और प्रोसेस 1 का वेटिंग टाइम कितना है? 11। इन सब को ऐड किया, ऐड करने के बाद टोटल प्रोसेस कितने हैं? 4 पे डिवाइड कर दिए यहाँ पर, और इसका जो एवरेज वेटिंग टाइम निकलेगा वो कितना निकलेगा? 4.5 मिली सेकंड। लास्ट जो हमने देखा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर उसमें निकला था 18.75 और इसका देखें इसका निकला 4.5। इसका मतलब इसका ये उससे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसका एवरेज वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, उसके अंदर हम क्या करते थे कि देखा था नॉन प्रिमिटिव था। नॉन प्रिमिटिव हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा थे कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में फ़र्क क्या होता है। नॉन प्रिमिटिव के अंदर ये था कि अगर सीपीयू को एक प्रोसेस एलोकेट हो गया है,
वो उतनी देर तक सीपीयू के पास रहेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। जब कंप्लीट हो जाएगा सीपीयू उसको रिलीज कर देगा, फिर नए प्रोसेस की बारी आती है। लेकिन प्रिमिटिव के अंदर क्या होता है, प्रिमिटिव के अंदर ये होता है कि अगर कोई प्रोसेस सीपीयू के पास है तो और उसके पास अगर कोई और शॉर्ट टाइम जिसका होगा, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा, तो ये पहले वाले को रिलीज कर देगा, यानी उसको वेटिंग में डाल देगा, और जिसका शॉर्ट बस टाइम होगा उसको ले लेगा, उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बजाय वो एग्जीक्यूट कर लेगा, फिर उसकी जो वेटिंग टाइम होगा उसकी बारी आएगी। फिर दरमियान में अगर कोई शॉर्ट बस टाइम वाला प्रोसेस आता है तो फिर वो वेटिंग में निकाल देगा, और जिसका शॉर्ट एग्जीक्यूशन टाइम शॉर्ट होगा उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। प्रिमिटिव के अंदर इसी तरह ये चलता रहता है, और इसी तरह ही उसका एवरेज वेटिंग टाइम जैसे लास्ट हमने निकाला उसी तरह ही निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो प्रायोरिटी सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है कि प्रायोरिटी के हिसाब से एग्जीक्यूशन होती है। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो पहले एग्जीक्यूट होता है, जिसकी प्रायोरिटी कम होती है वो बाद में एग्जीक्यूट होता है। अब यहां पर देखें हमारे पास प्रोसेस है, उसी तरह 4 प्रोसेस हैं, ये उनका उसी तरह ही बस टाइम है यानी एग्जीक्यूशन टाइम है, और उनकी प्रायोरिटी यहां पर दी गई है। प्रोसेस 1 की प्रायोरिटी 2 है, प्रोसेस 2 की प्रायोरिटी 1 है, प्रोसेस 3 की प्रायोरिटी 4 है, और प्रोसेस 4 की प्रायोरिटी 3 है। अब प्रायोरिटी हाई से मुराद क्या है कि यहाँ पर जो कम वैल्यू होगी वो हाई प्रायोरिटी वाला होगा। जैसे यहाँ पे देखिए प्रोसेस 2 की प्रायोरिटी कितनी है 1, इसका मतलब ये पहले एग्जीक्यूट होगा, इसकी प्रायोरिटी हाई है। इसी तरह प्रोसेस 1 की क्या है 2 है, इसका मतलब ये उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। प्रोसेस 3 की कितनी है, प्रोसेस 4 की 3 है, इसका मतलब प्रोसेस 1 के बाद प्रोसेस 4 एग्जीक्यूट होगा। और उस लास्ट में देखें प्रोसेस 3 की प्रायोरिटी 4 है जो सबसे कम है, तो ये लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर गैंट चार्ट बनाया गया है, यहाँ पे देखें इसका प्रोसेस सबसे पहले प्रायोरिटी हाई किसकी है, प्रोसेस टी, इसका अराइवल टाइम क्या होगा 0। अब देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी सिर्फ प्रायोरिटी के हिसाब से देगा, लेकिन इसका बस टाइम कितना है 3 है। जब यहाँ से 0 और इसका फिर 3 क्या हो गया बस टाइम टोटल, इसका प्रोसेस 2 का फिनिश टाइम 3 हो जाएगा। अब दूसरी प्रायोरिटी देखनी है किसकी है, हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस 1 है, तो इसका मतलब पहले प्रोसेस 1 आएगा। अब इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 21 है। अब जो लास्ट होता है प्रोसेस उसका फिनिश टाइम और इसका बस टाइम दोनों को ऐड करके नेक्स्ट उसका फिनिश टाइम बन जाता है। अब जो प्रोसेस 2 था उसका फिनिश टाइम था 3, अब 3 में हमने 21 को ऐड किया तो प्रोसेस 1 का हमारे पास क्या आ गया, फिनिश टाइम आ गया 24। इसी तरह उसके बाद जो इसके बाद हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है वो कौन सा है, वो हमारे पास प्रोसेस 4 है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 3 है, प्रोसेस 4 आ जाएगा। अब प्रोसेस 1 का फिनिश टाइम था 24 और प्रोसेस 3 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो 2, 24 में 2 ऐड किया तो हमारे पास प्रोसेस 4 का फिनिश टाइम निकला है वो है 26। और लास्ट में हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है प्रोसेस 3 जिसका प्रायोरिटी 4 है, उसका बस टाइम कितना है 6 है, 26 में 6 ऐड किया तो इसका फिनिश टाइम 32 निकला है। अब इसी तरह एवरेज वेटिंग टाइम जैसे हम पहले निकालते आए कि जितने भी प्रोसेस होते हैं उनका वेटिंग टाइम पहले ऐड कर लेते हैं। प्रोसेस 2 है उसका वेटिंग टाइम 0 है, उसके बाद प्रोसेस 1 है उसका वेटिंग टाइम 3 है, उसके बाद प्रोसेस 4 है उसका वेटिंग टाइम 24 था, और प्रोसेस 3 उसका वेटिंग टाइम 26 था। इन सब को ऐड किया और टोटल प्रोसेस 4 है, 4 पे डिवाइड कर दिया और इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकला 13.25 ms। अब यहाँ पर देखें ये 13.25 निकला है। सबसे पहले जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला था उसका 18.75 निकला था, जो दूसरे नंबर पे था शॉर्टेस्ट जॉब उसका 4.5 निकला और इसका 13.25, यानी कि अभी तक जो एवरेज वेटिंग के लिहाज से सबसे मिनिमाइज जिसका एवरेज वेटिंग टाइम है वो हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाला ही है। उसके बाद अभी प्रायोरिटी वाला है और लास्ट में भी फर्स्ट कम फर्स्ट जिसकी एवरेज वेट टाइम ज़्यादा था वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला है। उसके बाद हम अब देखते हैं चौथे नंबर पे हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है। राउंड रॉबिन क्या होता है, इसको टाइम शेयरिंग भी कहते हैं, टाइम शेयरिंग सिस्टम भी ये इसको कहते हैं। ये टाइम शेयरिंग से मुराद क्या है, हम लास्ट के अंदर देखते हैं कि जो पहले वाला था उसके अंदर जो सब पहले प्रोसेस आता था उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाता था, जो बाद में आता था वो बाद में एग्जीक्यूट किया गया। उसमें क्या होता है अगर कोई बड़ा प्रोसेस पहले आता था तो वो काफ़ी टाइम ले लेता था, जो शॉर्ट थे वो पीछे रह जाते थे। फिर उसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब वाला लिया जाता था। शॉर्टेस्ट जॉब में क्या था कि जो जिसका बस टाइम सबसे कम होता था वो पहले एग्जीक्यूट होता था, बड़े प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट होते थे। लेकिन उसका नुकसान ये था कि जो अगर शॉर्टेस्ट आते रहते थे बड़े प्रोसेस की फिर बारी नहीं आ पाती थी, क्योंकि शॉर्टेस्ट पहले एग्जीक्यूट होते रहते थे, जो बड़ा प्रोसेस था वो फिर पीछे चला जाता था।
तो इससे जो बड़े प्रोसेस थे जिनका एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा होता था वो उनकी बारी नहीं आ पाती थी। फिर उसके बाद हमारे पास प्रायोरिटी के हिसाब से लगाया गया कि जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी कि उसको पहले टाइम मिलेगा सीपीयू का, जिसकी प्रायोरिटी बाद में आएगी उसको बाद में मिलेगा। अब इसमें राउंड रॉबिन में क्या टेक्निक अपनाएगी कि इसमें टाइम को डिवाइड कर देगा इक्वली तमाम प्रोसेस के अंदर, भी तमाम प्रोसेस को इक्वल टाइम मिलेगा, इक्वल टाइम के हिसाब से वो सीपीयू की एलोकेशन होगी। जब एक प्रोसेस का टाइम कंप्लीट हो जाएगा जो उसको गिवन था, यानी जितना टाइम स्लाइस उसको मिली थी वो कंप्लीट हो गया, फिर टाइम खत्म होने के बाद नए प्रोसेस की बारी आ जाती थी। अगर प्रोसेस 1 का टाइम एग्जीक्यूशन टाइम अभी पूरा नहीं हुआ, यानी उसको मजीद टाइम चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन उसकी टाइम स्लाइस एंड हो गई है, तो एंड होने के बाद नया प्रोसेस जो होगा वो उसकी एलोकेशन हो जाएगी, प्रोसेस 2 को सीपीयू एलोकेट हो जाएगा और प्रोसेस 1 फिर वेटिंग में चला जाएगा। जब तमाम प्रोसेस इस तरह टाइम स्लाइस सबकी पूरी होती जाएगी, लास्ट पे फिर प्रोसेस 1 की फिर दोबारा से बारी आएगी। फिर अगर उसका टाइम स्लाइस एंड हो गया फिर नेक्स्ट प्रोसेस की बारी आ जाए अगर कोई है तो, नहीं तो फिर उसी प्रोसेस 1 को एलोकेट हो जाएगा। यानी इसका एक टाइम गिवन रखा जाता है, टाइम स्लाइस रखी जाती है, उसी टाइम स्लाइस को डिवाइड किया जाता है तमाम प्रोसेस के अंदर, यानी वही टाइम स्लाइस तमाम प्रोसेस को इक्वली मिलता है और उसी इक्वली टाइम के साथ भी वो प्रोसेस होते रहते हैं। राउंड रॉबिन में यही टेक्निक अपनाई गई है कि तमाम प्रोसेस को इक्वली टाइम दिया जाए, सीपीयू तमाम प्रोसेस को इक्वली एलोकेट होता है और इसी तरह उसी टाइम स्लाइस जो दी जाती है उसी के हिसाब से एग्जीक्यूशन होती रहती है। अगर कोई बड़े प्रोसेस है फिर वो जो टाइम रह जाता है वो फिर वेटिंग में चले जाते हैं, फिर दोबारा उनकी बारी आती है तो फिर वो सीपीयू उनको एलोकेट हो पाता है। जो टाइम उसको दिया जाता है एलोकेट होता है, प्रोसेस को अलॉट किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, वो उसको क्वांटम कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन स्केड्यूल एल्गोरिथम क्या होता है कि ये प्रिमिटिव एल्गोरिथम कैटेगरी के तहत होता है। ये पुराना एक एल्गोरिथम है और लेकिन ये इजीएस्ट एल्गोरिथम है। ये रियल टाइम एल्गोरिथम है क्योंकि स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर जो भी इवेंट होता है उसको ये रिस्पॉन्ड करता है। इस एल्गोरिथम में टाइम स्लाइस मिनिमम होती है और ये स्पेसिफिक टास्क को जो असाइन की जाती है उसको प्रोसेस करने के लिए। इसको देखते हैं चार्ट की सूरत में। ये तमाम 4 प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। इसका जो बस टाइम है प्रोसेस 1 का 21, उसी तरह प्रोसेस 2 का 3, प्रोसेस 3 का 6 है, प्रोसेस 4 का 2 है। अब इसको गैंट चार्ट देखते क्या है, उसी तरह पहले इसको एक टाइम स्लाइस उन्होंने रखा जी 5 है, तमाम प्रोसेस को इक्वली टाइम स्लाइस मिलेगी 5। अब प्रोसेस 1 पहले आया, प्रोसेस 1 का जो बस टाइम था वो 21 है, लेकिन 0 से स्टार्ट हुआ, उसको जो टाइम एलोकेट हुआ वो 5 था। 5 मिली सेकंड के हिसाब से उसको 5 मिला। अब 5 मिली सेकंड पे तो एग्जीक्यूट किया, लेकिन जो रिमेनिंग टाइम बचा उसका वो फिर वेटिंग में चला गया प्रोसेस, क्योंकि वो प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उसको 21 चाहिए था लेकिन उसको कितना मिला 5। फिर प्रोसेस 2 की बारी आ गई। प्रोसेस 2 का बस टाइम था टोटल 3, ये शार्ट था। अब इस प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट हुआ, 5 इसका वेटिंग टाइम था, उसमें बस टाइम 3 ऐड हुआ तो इसका 8 आ गया। फिर नेक्स्ट उसका अभी उसका टाइम कंप्लीट नहीं होता, लेकिन आगे ये चूंकि पहले कंप्लीट हो गया तो फिर प्रोसेस 3 की बारी आ गई। यहाँ पे प्रोसेस 3 का बस टाइम था 6, लेकिन इसको टाइम कितना मिला 5। अब 8 के बाद 5 को ऐड किया, ये 13 हो गया। अभी प्रोसेस 3 कंप्लीट है क्योंकि इसको 1 मिली सेकंड और चाहिए, ये भी वेटिंग में चला गया। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस 4 आ गया। प्रोसेस 4 पे कितना चाहिए उसको 2 बस टाइम चाहिए, 3 में 2 ऐड हुआ तो इसका फिनिश टाइम 15 हो गया। अब चूंकि हमने पहले देखा था कि प्रोसेस 1 उसका टोटल जो बस टाइम था वो 21 था, लेकिन उसको 5 मिले थे, अभी उसको 16 मिली सेकंड और चाहिए थे एग्जीक्यूशन के लिए, टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब प्रोसेस 1 की बारी आ गई, फिर उसको 5 मिली सेकंड मिले 15 से, 15 में ऐड हुआ 20 हो गया, फिनिश टाइम उसका 20 हुआ। फिर उसके बाद 5 तो मिल गए, लेकिन फिर रिमेनिंग 11 रह गए। फिर ये प्रोसेस 1 वेटिंग में चला जाएगा 11 के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास प्रोसेस 3 का, जिसको 1 मिली सेकंड और चाहिए था, जो 1 बच गया था, फिर प्रोसेस 3 की बारी आ गई। 20 से 1 ऐड हुआ 21 हो गया। प्रोसेस 3 21 पे कंप्लीट हो गया, यानी फिनिश टाइम इसका 21 हो गया। हमने पहले देखा था प्रोसेस 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको कंप्लीट होने के लिए 11 मिली सेकंड्स और चाहिए थे। प्रोसेस 1 को फिर
5 मिली सेकेंड मिले 21 से, ये 26 हो गया। इसके अलावा प्रोसेस 1 के अलावा और कोई चूंकि प्रोसेस नहीं था, फिर उसको 5 मिली सेकेंड और मिले तो ये 31 हो गया। उसके बाद 31 के बाद फिर चूंकि एक प्रोसेस रह गया था, ये 10 हो गए, फिर एक रह गया, उसका मिली सेकेंड और चाहिए, तो प्रोसेस 1 को फिर 1 मिली सेकेंड और मिला, तो ये टोटल 32 पे कंप्लीट हुआ। यानी प्रोसेस 1 का जो टोटल फिनिश टाइम था वो कितना होगा, 32 हो गया। अब इसको इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, ये एवरेज वेटिंग टाइम इन्होंने निकाला कैसे है। यहां पर देखें, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब यहां पर चूंकि हमें पता है कि वेटिंग टाइम जो निकालते हैं वो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम निकालते हैं, ये हमारा वेटिंग टाइम निकलता है टोटल। तो फिर वेटिंग टाइम, तमाम वेटिंग टाइम को ऐड करते हैं और टोटल प्रोसेस पे डिवाइड करते हैं, तो फिर हमारा एवरेज वेटिंग टाइम निकल आता है। पहले टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं कि टर्न अराउंड टाइम किस तरह निकालते हैं। टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हमारे पास जो कंप्लीशन टाइम होता है वो माइनस अराइवल टाइम जो होगा वो। अब प्रोसेस 1 का बर्स्ट टाइम तो था 21, लेकिन अगर लास्ट में देखें तो हमारे पास जो कंप्लीशन टाइम कितना है वो 32 है प्रोसेस 1 का, और वेटिंग टाइम कितना है वो 0 है वेटिंग टाइम। तो यहां पर देखें 32 फिनिश टाइम या कंप्लीशन टाइम माइनस 0 उसका अराइवल टाइम, तो हमारे पास जो टर्न अराउंड टाइम निकला वो 32 निकला है। इसी तरह प्रोसेस 2 का जो था वो फिनिश टाइम कितना था, फिनिश टाइम हमारे पास प्रोसेस 2 का फिनिश टाइम यहां पर देखें वो 8 है, ये 8 फिनिश टाइम है प्रोसेस 2 का, और उसके बाद अराइवल टाइम कितना उसका 0 है। तो 8 में से 0 माइनस किया तो हमारे पास जो उसका टर्न अराउंड टाइम निकला वो 8 है। इसी तरह प्रोसेस 3 का जो फिनिश टाइम है वो देखें, फिनिश टाइम कितना है प्रोसेस 3 का हमारे पास वो है 21, और उसका अराइवल टाइम कितना है 0, तो इसमें से 21 में से 0 माइनस किया तो हमारे पास 21 निकल आया। ये उसका टर्न अराउंड टाइम है प्रोसेस 3 का। इसी तरह प्रोसेस 4 का फिनिश टाइम कितना 15 है, अराइवल टाइम कितना है 0, तो इसका टर्न अराउंड टाइम निकला है 15। अब वेटिंग टाइम निकालते हैं। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमारे पास ये हमने कैलकुलेट पहले कर लिया है, ये 32 इसका निकला है प्रोसेस 1 का माइनस। अब इसका जो बर्स्ट टाइम कितना है, यहाँ पे देखिए 21 है, 32 में से 21 माइनस किए तो हमारे पास वेटिंग टाइम कितना निकला है 11। उसके बाद हमारे पास जो इसका टर्न अराउंड टाइम है वो 8 है, और इसका बर्स्ट टाइम कितना है 3। 8 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास 5 इसका वेटिंग टाइम निकला है। अब उसके बाद यहाँ पर देखें प्रोसेस 3 का जो टर्न अराउंड टाइम वो 21 है, और इसका बर्स्ट टाइम कितना है 6, और इसका वेटिंग टाइम कितना होगा 21 में से 6 माइनस किए तो 15 निकला है। इसी तरह प्रोसेस 4 का जो टर्न अराउंड टाइम 15 है, और उसका बर्स्ट टाइम कितना है 2 है, 15 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास वेटिंग टाइम कितना निकला है 13। अब इन तमाम वेटिंग टाइम को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। टोटल प्रोसेस हमारे पास 4 हैं और उनको 4 पे डिवाइड कर दिया। 4 पे जब इनको टोटल को ऐड किया 11 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 13, तो ये हमारे पास कितना निकला 44 आ गया। 4 प्रोसेस है, 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम कितना निकला है 11 मिली सेकेंड निकला है। इस तरह हम वेटिंग टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। इससे अंदाजा हुआ इसका 11 निकला है। लास्ट हमने देखा था उसका मेरे ख्याल 14 निकला था। उससे पहले जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का था वो 18.75 था। जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाला था उसका 4.5 था। जो प्रायोरिटी था उसका 14 था, और जो राउंड रॉबन है इसका 11 निकला है। हम इससे अंदाजा निकालते हैं कि सबसे एवरेज वेटिंग टाइम सबसे कम किसका है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का, जिसका एवरेज वेटिंग टाइम 4.5 निकला था। उसके बाद राउंड रॉबन का एवरेज वेटिंग टाइम सबसे कम है, इसका 11 मिली सेकेंड है। इसके बाद जो प्रायोरिटी वाला है उसका 14 था, और लास्ट में जिसका एवरेज वेटिंग सबसे ज्यादा वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे CPU स्केजुलिंग एल्गोरिथम जिनको हम बड़ी डिटेल के साथ देखा। इसके अंदर हमने वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना देखा और एवरेज वेटिंग टाइम तमाम एल्गोरिथम का निकालना देखा।